तो दोस्तों, इससे पहले आपने देखा अशोक महान के महान कार्यों के बारे में। और आप हेलो देखिए मेरे प्यारे प्रशासनिक दोस्तों, आपका स्वागत है अपने और अपने चैनल दोस्तों ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों मौर्यकालीन जो सामाजिक व्यवस्था है, किस प्रकार से कर व्यवस्था लगती थी, किस प्रकार से वहाँ की जो लेख मिले हमको कौन कौन से थे, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि कुछ हमारे भाइयों का कहना था कि सर हम काफ़ी वीडियो देख चुके हैं यूट्यूब पर और काफ़ी किताबें पढ़ चुके हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, इससे बार बार भूल जाते हैं। तो दोस्तों अब आप भूलोगे नहीं, क्योंकि मेन जो क्या क्या इस मतलब टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको हम क्या किए हैं दोस्तों कि शॉर्ट में आपके सामने लेकर आ गए हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको याद रखना है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और फिगर के माध्यम से हम बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो सबसे पहले इससे पहले का जो इतिहास है, जो अशोक का इतिहास, वो हम दोस्तों पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि 14 शिलालेखों के बारे में बात किया था। अब हम बात करेंगे दोस्तों उन 14 शिलालेखों में क्या क्या बताया गया, क्या क्या दर्शाया गया, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ जो अशोक के कुछ जो मौर्यकालीन बृहद जो स्तंभ लेख मिले। ठीक है, स्तंभ लेखों से काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो हम स्तंभ लेखों को पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला जो दोस्तों स्तंभ लेख मिला जो अधिकतर एग्जाम में आता है, वो दोस्तों मेरठ स्तंभ लेख आता है। ठीक है, ये दोस्तों मेरठ में था और उसके पश्चात में दिल्ली लाया गया। ठीक है, इसीलिए से इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह स्तंभ लेख पहले मेरठ में था, लेकिन कौन लेकर आया दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि कौन सा स्तंभ लेख है अशोक का, कौन सा स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया जाता है। तो आपको याद रखना कौन सा स्तंभ लेख है, मेरठ स्तंभ लेख। ठीक है, दूसरा जो स्तंभ लेख है वो दोस्तों टोपरा स्तंभ लेख है, ये भी दिल्ली लाया जाता है। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। यह कहाँ स्थित देखो, टोपरा जो कलागांव यमुनानगर जिला हरियाणा में स्थित है। यहाँ से दोस्तों एक अशोककालीन एक स्तंभ लेख मिलता है, जिसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों दिल्ली लाया जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना। ये दो स्तंभ लेख हो गए, कि मेरठ स्तंभ लेख और दूसरा क्या, टोपरा स्तंभ लेख। ये दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो स्तंभ लेख की बात करेंगे वो है प्रयाग। प्रयाग में स्तंभ जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है या प्रयागराज स्तंभ लेख है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो यह जो स्तंभ लेख दोस्तों कहाँ पर था? कौशाम्बी में था। कहाँ पर था दोस्तों? और कौशाम्बी में था, और इसे अकबर के द्वारा दोस्तों इलाहाबाद लेकर आया गया है। ठीक है, अकबर किले में इसे रखवाया जाता है। और इसके बाद में यानी इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, जो गुप्त सम्राट थे, कौन? समुद्रगुप्त और मुग़ल जो बादशाह जहांगीर के द्वारा दोस्तों इसमें अपने लेखों को उत्कीर्ण करवाया जाता है। तो इसी लिहाजे से दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, आपको याद रखना, इलाहाबाद या प्रयागराज स्तंभ लेख। ठीक है, ये तीसरा स्तंभ लेख हो गया। चौथा स्तंभ लेख जो आता है एग्जाम में, वो आता है रामपुरवा का स्तंभ लेख। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह अभिलेख रामपुरवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? पश्चिमी चंपारण जिला बिहार में पड़ता है, यहाँ पर स्थित था। और यहाँ से यह जो स्तंभ लेख है कि शीर्ष पर दोस्तों सिंह का चित्र मिला हुआ है। दोस्तों किसके शीर्ष पर क्या है? सिंह का चित्र मिला हुआ है, आकृति मिली हुई है। और दूसरा स्तंभ यानी यहाँ पर दो स्तंभ लेख थे। ठीक है, रामपुरवा में दो स्तंभ लेख पाए गए, एक के शीर्ष पर सिंह बना हुआ था, दूसरे के स्तंभ पर यानी शीर्ष पर क्या बना हुआ था? वृषभ बना हुआ था। तो अब याद रखना दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा शिलालेख स्तंभ लेख है जिसके अगर शीर्ष पर देखेंगे तो वृषभ की जो है छाया अंकित की गई है। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। तो जो सिंह वाला होता है, क्यों दो मिलते हैं, रामपुरवा में दो मिलते हैं। ठीक है, तो एक में सिंह बना हुआ है, एक में वृषभ की मूर्ति सबसे शीर्ष पर बनी हुई। तो जो सिंह वाला स्तंभ लेख है वो दोस्तों वो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में अभी भी स्थित है। ठीक है, तो याद रखना, एक इम्पॉर्टेंट है। और हम आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आपने इससे पहले हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों, कुछ आते हैं लघु स्तंभ लेख। ठीक है, वो तो वृहत स्तंभ लेख हो गए। अब अशोक के जो लघु स्तंभ लेख हैं इनके बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लघु स्तंभ पहले आपको 14 शिलालेखों को पढ़ना है, उसमें क्या क्या बताया गया। उसके बाद में 4 बृहत
स्तंभ लेख को पढ़ना है और 4 लघु स्तंभ लेख के बारे में पढ़ना है। बस यहीं से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। एक जो पहला है दोस्तों लघु स्तंभ लेख, वो रुमनदेही में पाया गया दोस्तों, नेपाल में, ठीक है। इस स्तंभ लेख में अशोक की धर्म यात्राओं का वर्णन किया गया 10वें वर्ष, ठीक है। कौन से वर्ष दोस्तों? 10वें वर्ष। जो अशोक जी हैं, अशोक क्या किए थे दोस्तों? गया की यात्रा किए थे, ठीक है। गया की यात्रा किए थे, बोध गया की यात्रा किए थे। तो इन जो धर्म यात्राओं का दोस्तों वर्णन किया गया है वो किया गया है रुमनदेही स्तंभ लेख में 20वें वर्ष। वो कहाँ? लुम्बिनी जाते हैं, नेपाल, ठीक है। तो पहला आपको याद रहेगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे तो सांची स्तंभ लेख, ये रायसेन जिले में पड़ता है दोस्तों, एमपी में पड़ता है। और इसमें अशोक ने अपने जो महामात संघ में भेद करने के लिए दोस्तों नियम बनाए, कठोर नियम बनाए और उनको दर्शाया है कि जो भी कोई इसे रोकने का प्रयत्न करेगा, इस संघ को भंग करने का अगर प्रयत्न करेगा तो उसको क्या किया जाएगा? दंड स्वरूप सफ़ेद वस्त्र पहनाए जाएंगे और संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये किसमें बताया गया? ये बताया गया सांची स्तंभ लेख में, ठीक है। तीसरा जो लघु स्तंभ लेख है दोस्तों वो सारनाथ में है, वाराणसी में, ठीक है। इसमें भी अशोक ने क्या क्या महामातों के नियमों को बताया है तथा संघ में किस प्रकार से रहना है और संघ में भेद करने से, यानी संघ में अगर किसी भी प्रकार का भेद करने से रोकने का आदेश दिया है। कौन से? लघु स्तंभ 3 में, ठीक है। और जो चौथा स्तंभ लेख है दोस्तों कौशाम्बी में मिला हुआ है लघु स्तंभ लेख। इसमें अशोक की पत्नी होती हैं करोबा, ठीक है, यानी कारुवाकी, ठीक है। कारुवाकी ने अपने पुत्र, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये जो अशोक की पत्नी कारुवाकी होते हैं, इनके पुत्र का नाम था तो तीवर। तो तीवर द्वारा बौद्ध संघ को जो दान दिया गया, जो बौद्ध संघ को जो दान का उल्लेख किया गया दोस्तों किसमें? इसमें चौथे स्तंभ लेख में, ठीक है। तो दान का उल्लेख इसमें किया गया है, वो चौथे स्तंभ लेख में किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर आएंगे दोस्तों मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से थी, क्योंकि प्रशासन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी आपने स्तंभ लेखों के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त कर ली। हमने इससे पहले की वीडियो में 14 शिलालेखों के बारे में, बृहद शिलालेखों के बारे में बात किया था, जिसमें 13वें शिलालेख में बताए थे कलिंग की विजय के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। तो बारी बारी से सभी शिलालेखों के बारे में बताए थे। और इसके पश्चात में आपने 4 बृहद शिलालेखों को, स्तंभ लेखों को देखा और 4 लघु स्तंभ लेखों को देखा। अब हम देखेंगे इसमें प्रशासनिक व्यवस्था, यानी मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था वो कैसी चल रही थी, इसके बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग इसे पढ़ते हैं, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, यानी आज के समय से कंपेयर करके पढ़ेंगे, जिससे कि हमको याद हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, आज भी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो जो प्रशासनिक व्यवस्था चलती है वो दोस्तों कैसे चलती है। एक तो केंद्र सरकार के द्वारा चलती है, एक चलती है दोस्तों प्रांतीय शासन या फिर राज्य सरकारें चलाती है ना। तो सेम, यानी जो मौर्यकालीन अगर व्यवस्था देखी जाए तो सेम आज की व्यवस्था की तरीके से है, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा दोस्तों याद नहीं करना, अगर हम कंपेयर करके याद करेंगे तो हमेशा ये हमें याद रहेगा, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन में कौन कौन सी इकाइयाँ थी देखें यहाँ पर। देखो केंद्रीय प्रशासन में सबसे जो बड़ी इकाई थी दोस्तों वो थी राजा, और राजा को आप मान लीजिए दोस्तों एज राष्ट्रपति, ठीक है। जैसे कि आजकल कौन होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से पहले राजा भी हुआ करते। बस थोड़ा सा अंतर यह है कि राष्ट्रपति को केवल संवैधानिक अधिकार, जो वास्तविक अधिकार है वो प्राप्त नहीं है, केवल संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए, लेकिन राजा को यहाँ पर संवैधानिक और वास्तविक दोनों अधिकार प्राप्त है। ये राजा क्या होता था, सर्वे सर्वा होता था, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति सर्वे सर्वा नहीं है। इसके पश्चात हम जब पॉलिटी की आपको क्लास पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर देखेंगे हम, तो आजकल सेम जैसे पहले राजा हुआ करते थे वैसे आज राष्ट्रपति हैं, ठीक है। सर्वे सर्वा यानी देश का प्रथम नागरिक, ठीक है। नंबर 2 पर आज भी आप देखेंगे तो नंबर 2 पर कौन आता है, प्रधानमंत्री। और पहले भी मौर्यकालीन समाज में भी प्रधानमंत्री का दूसरा स्थान था, तो है ना। देखो कंपेयर करेंगे दोस्तों, सेम वही प्रोसेस चल रहा है। तो जिस प्रकार से आपको कुछ अलग से नहीं याद करना है, आपको आज के प्रशासन के बारे में याद कर लेना है और वही सेम आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। कैसे याद करना है ये पूरा वीडियो देखिए, हम उसको विस्तृत तरीके से दोस्तों बता रहे हैं, ठीक है। आप कभी भी नहीं भूलेंगे इसके बारे में। तो आप भी देखेंगे प्रधानमंत्री से नीचे कौन आते हैं दोस्तों, वो आते हैं कैबिनेट मंत्री, है ना। जो कैबिनेट मंत्री का दल होता है वो प्रधानमंत्री के नीचे आता है। तो इसे भी मौर्यकालीन समाज में इसे बोलते थे मंत्रण। क्या बोलते थे,
कैबिनेट मंत्री को मंत्रिण बोलते थे। यानी सेम वही प्रोसेस चला रहा, पहले राजा हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, फिर मंत्रिण या कैबिनेट मंत्री हो गए। अच्छा, अब चौथे नंबर पर कौन आता है? तो चौथे नंबर पर अभी आती है दोस्तों मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में लोकसभा के जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो जीती हुई पार्टी के सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री का एक मंत्रिपरिषद होता है, उस सदस्य आते हैं दोस्तों कौन से? मंत्रिपरिषद में। उसी प्रकार से पहले भी प्राचीन काल में भी, यानी मौर्यकालीन समाज में भी जो मंत्रिपरिषद थी उसको नाम दोस्तों परिसा मंत्रणा दिया गया था। क्या नाम था उसको? परिसा मंत्रणा। तो मंत्रणा तो देखेंगे दोस्तों, कंपेयर करके याद करेंगे, याद हो जाएगा आपको। और जो पांचवा था दोस्तों वो क्या था? महामात्र। महामात्र क्या थे दोस्तों? ये महामात्र थे, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद के पश्चात में ये इसके सबसे लास्ट में आते थे महामात्र। महामात्रों के बारे में अभी हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। अब हम प्रांतीय शासन को देख लेते हैं। प्रांतीय शासन में देखेंगे तो चक्र सबसे पहले, प्रांतीय शासन यानी राज्य सरकार, और राज्य सरकार में क्या था इसके बारे में हम दोस्तों देख रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे ऊंची इकाई थी दोस्तों चक्र थी। चक्र को क्या बोलते थे? प्रांत मंडल बोलते थे। प्रांत मंडल, ठीक है। प्रांत मंडल में क्या होते थे? राष्ट्रपाल होते थे या कुमारों को बनाया जाता था, यानी ये एक तरीके समझ लीजिए मुख्यमंत्री, ठीक है। यहाँ ये क्या हो गए? जो राष्ट्रपाल होते थे वो क्या होते थे? मुख्यमंत्री टाइप के होते थे। इसके पश्चात में देखेंगे क्या आते थे? मंडल। जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम में देख लीजिए, जितने भी राज्य हैं दोस्तों मंडलों में विभक्त है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं। कितने मंडल? 18 मंडल हैं दोस्तों, और 75 जिले हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी है, मंडलों में डिवाइड कर दिया गया है मंडलों, और उसको उस समय बोला जाता था दोस्तों कमिश्नरी बोला जाता था, ठीक है। और इसके जो अधिकारी थे उसको बोला जाता था दोस्तों प्रदेष्टि, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, प्रदेष्टि किसको कहा जाता था, ठीक है। राष्ट्रपाल किसे कहा जाता था, कुमार किसे कहा जाता था, ठीक है, किस अधिकारी को कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। तो मंडल के अधिकारी को क्या कहा जाता है? प्रदेष्टि कहा जाता था। और इससे नीचे आते थे दोस्तों जिला। जिला को बोला जाता था उस समय आहार। क्या बोला जाता? आहार या विषय, ठीक है, दो चीज़ें बोलते थे। और प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं दोस्तों? बोलते हैं जिला। और इसके अधिकारी को क्या बोलते थे दोस्तों? बोलते थे विस्पति। क्या बोलते थे? विस्पति, ठीक है। तो ये शासन व्यवस्था है, प्रशासनिक इकाई अलग है दोस्तों, ठीक है। ये शासन व्यवस्था है, शासन के बारे में पढ़ लेंगे। और जो अभी आपको हम प्रशासनिक व्यवस्था बताएंगे वो दोस्तों अलग होगी। यहाँ पर देखेंगे जो इसको यूनानी जो शासक हैं इस यानी विस्पति को क्या बोलते हैं? एग्रोनोमाइस की संज्ञा दी है, ठीक है। और जो सबसे निचले स्तर पर काम करता था दोस्तों वो था सबसे निचले स्तर पर ग्राम था, जो कि आज भी गांव है। और गांव में क्या होते थे? ग्रामिक होते थे। क्या होते थे? ग्रामिक, ठीक है। गांव में क्या होते थे? जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता था उसको ग्रामीण बोला जाता था। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानकारी हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे की चर्चा। अब हम देखेंगे जो मौर्यकालीन प्रशासन हुआ, प्रशासन में क्या किसको कहा जाता था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हमको इस चीज़ की जानकारी होनी भी चाहिए कि क्या किसको उपाधि दी गई थी, क्या किसका कार्य था, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो मंत्री होते थे, जो मौर्यकालीन मंत्री होते थे, वो मंत्री दोस्तों प्रधानमंत्री के समतुल्य होते थे, ठीक है। जो मंत्री होते थे वो किसके समतुल्य होते थे? प्रधानमंत्री। यानी सबसे पहले कौटिल्य को प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। किसको बनाया गया था? कौटिल्य को, चाणक्य को। उसके पश्चात में खल्लाटक को बनाया गया था। और अशोक के शासनकाल में किसको बनाया था? राधागुप्त को दोस्तों प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक है। उसके नीचे आते थे दोस्तों, मंत्री के नीचे आते थे पुरोहित। पुरोहित क्या करते थे? ये धार्मिक मामलों के प्रधान थे। और धार्मिक मामलों में क्या करते थे? ये अपनी राय प्रदान करते थे राजा को। इसके नीचे कौन आता था? इसके नीचे आता था दोस्त सेनापति, है ना। सेनापति क्या करता था? सेनाओं का संगठन करता था। राजा जैसे ही आदेश देता था, प्रधानमंत्री राजा को इंगित कराता था, राजा आदेश देता था प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री क्या करता है दोस्तों? ये जैसे कि आजकल भी देखेंगे दोस्तों 3 सेनाएं हैं, तो सेनाओं को आदेश जब दिया जाता है तो सेनाएं क्या एक्टिव हो जाती है ना। तो इनके सेनापति होते, तीनों सेनाओं के सेनापति होते। वैसे पहले भी दोस्तों मौर्यकालीन समाज में भी सेनापति होते थे। जल के अलग और थल के अलग सेनापति होते थे, ठीक है। युवराज बोला गया। युवराज किसको कहा गया दोस्तों? तो जो राजा का पुत्र होता था, जो भावी आने वाला राजा होता था, उसे युवराज बोला जाता था या राजा का पुत्र बोला जाता था ना।
अब द्वारिक, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया, आपको याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि द्वारिक किसे कहा जाता था। तो जो राजप्रसाद थे, राजप्रसाद का मतलब जो दोस्तों महल थे, महल का जो प्रधान अधिकारी था उसको बोला जाता था द्वारिक। ठीक है। अंतवेर्षिक, तो अंतवेर्षिक किसे कहा गया है, तो जो अंगरक्षकों की जो सेना का जो अंगरक्षक होते थे, इनकी सेनाओं का जो प्रधान अधिकारी था उसको बोलते थे दोस्तों अंतवेर्षिक, है ना। प्रशस्ति किसे बोला जाता था, तो प्रशस्ति बोला जाता था तो राज्य के आदेशों को, जो राज्य आदेश देता था, जो राजा आदेश देते थे, इन आदेशों को जो लिपिबद्ध करवाता था, इनको सूची में लेकर के कोई शिला के माध्यम से या संदेश के माध्यम से इसको लिखाता था और जनता के सामने लेकर जाता था, लिपिबद्ध करवाता था, उसे कहते थे दोस्तों प्रशासनिक। ठीक है। समाहर्ता, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, इसको आपको याद रखना, समाहर्ता। ठीक है। समाहर्ता क्या था दोस्तों, तो राजकीय जो कर का संग्रहण करते थे, जो कर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था, उसे बोलते थे तो समाहर्ता। ठीक है, याद रहेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, समाहर्ता किसे कहते हैं। सन्निधाता, सन्निधाता कौन होता था, तो राजकीय जो कोष होता था, जहाँ पर जो है पैसों का जो बजट प्रस्तुत किया जाता था, समझ लीजिए जो बजट के अधिकारी थे वो दोस्तों कौन थे, जो सर्वोच्च अधिकारी था उसे बोला जाता है सन्निधाता। ठीक है, जो समझा रहे हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त देखते हैं दोस्तों, जो धर्मस्थ थे, जो व्यवहारिक बोला जाता था, देखिए या व्यवहारिक बोला जाता था या धर्मस्थ बोला जाता था। ठीक है, ये क्या होते, जो धार्मिक न्यायालय होते थे उनमें जो जो न्यायालय होते थे उनमें दीवानी जो अदालतें होती, दीवानी अदालतें, ठीक है, वो उनको बोला था धर्मस्थ। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, प्रदेष्ट। ठीक है, ये देखें, प्रदेष्ट किसे कहा जाता था, जो फौजदारी न्यायालय हैं इनको कहा जाता था तो प्रदेष्ट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार दोस्तों आया हुआ है, ये आपको याद रखना, प्रदेष्ट किसे कहते थे, तो जो फौजदारी न्यायालय होते थे इनके मुख्य न्यायाधीश को प्रदेष्ट बोला जाता था। क्या बोला जाता था, प्रदेष्ट। ठीक है, याद रहेगा। और जो ये फौजदारी न्यायालय के, ठीक है, फौजदारी न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको प्रदेष्ट बोला जाता था, और दीवानी न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनको क्या बोला, धर्मस्थ बोला जाता। ठीक है। नायक को क्या बोला जाता था, तो जो सेना का संचालन करते थे उन्हें नायक बोला जाता था। और जिस प्रकार से महापौर, नगर पौर ये बनाए जाते थे, नगर प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी से अब होता है वैसे पहले भी होता था, पौर बोला जाता था। ठीक है। दंडपाल, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी आया, तो आपको याद रखना, दंडपाल कौन होता है, पुलिस विभाग का अधिकारी दंडपाल होता था। दुर्गपाल कौन होता है, जो दुर्ग या किले संबंधी जो मामलों का जो प्रधान था उसे हम क्या कहते थे, दुर्गपाल कहते थे। और अंतपाल, अंतपाल कहा जाता था दोस्तों जहाँ पर अपनी राज्य की सीमा का अंत हो जाता था, उससे उसकी देखरेख अंत करता था, अंतपाल करता था। और यह सीमा संबंधी मामले का दोस्तों क्या होता था, प्रधान होता था। कहाँ से किस राज्य की सीमा है इसका प्रधान कौन करता था, इसका निर्धारण कौन करता था, वो अंतपाल करता था, है ना दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट जो पद थे उनके बारे में हमने बताया। अब देखेंगे इसके आगे क्या है, इसके आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मौर्यकालीन जो दोस्तों जो प्रशासनिक इकाई थी, कह लीजिए आईएएस अधिकारी थे, उनको किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में देखो बताया गया। यानी यहाँ पर क्या हम पढ़ेंगे, आईएएस के बारे में, कौन कौन से आईएएस अधिकारी हुआ करते थे पहले, ठीक है। तो इसमें कौन होते थे दोस्तों, तो कोषाध्यक्ष होते थे। ये जो राजकीय कोष होता था इसकी देखरेख करने के लिए कोषाध्यक्ष बनाए जाते थे। ये सभी कौन होते थे दोस्तों, ये प्रशासनिक इकाई होते थे। ठीक है। आकार, इन्हें हम दोस्तों मजिस्ट्रेट, यानी जो मेगास्थनीज ने इंडिका किताब लिखी दोस्तों, उसमें इन जितने भी ये अधिकारी हुए हैं आईएएसओं को, यानी इनको मजिस्ट्रेट बोला गया। तो आपको ये भी याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, कि दोस्तों मजिस्ट्रेट किसे कहा गया, मौर्यकालीन प्रशासन में मजिस्ट्रेट किसे कहा गया है। तो मजिस्ट्रेट किस किताब में कहा गया, वो कहा गया है इंडिका में। और किसको कहा गया है, तो इन सभी के बारे में दोस्तों अभी चर्चा करेंगे हम। तो एक होते थे आकाराध्यक्ष, इनको खान अधीक्षक बोला जाता है। लोहा के अध्यक्ष यानी लौह अध्यक्ष होते थे, इनको लोहे की जो बनने वाली युद्ध सामग्री थी इनका अधिकारी माना जाता था। लक्षणाध्यक्ष जो देख रेख करते थे वो टकसाल संबंधी अधिकारी होते थे। स्वर्णाध्यक्ष जो सोने की नापतोल या अन्य सोने से संबंधित जितने भी कार्य होते थे उनके जो अध्यक्ष बनाए जाते थे उन्हें स्वर्णाध्यक्ष बोला जाता है। ठीक है। पन्य अध्यक्ष, ये सरकारी जो व्यवसाय होते थे दोस्तों, जो सरकारी व्यवसायी होते थे उनको बोला जाता है पन्य अध्यक्ष। ठीक है। आयुध, जो अस्त्र शस्त्र संबंधी जो निर्माण अधिकारी होते थे उनको आयुध अध्यक्ष बोला जाता है। ठीक है। पौता अध्यक्ष, माप तौल से संबंधित जो अधिकारी थे उनको पौता अध्यक्ष बोला जाता था। ठीक है।
मानाध्यक्ष यानी समय और स्थान, समय तथा स्थान के लिए मानाध्यक्ष बोला जाता है। सीता अध्यक्ष, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ, आपको याद रखना। कृषि अधिकारी को मौर्यकालीन समाज में क्या बोला जाता था? सीता अध्यक्ष बोला जाता था। ठीक है। शुल्क अध्यक्ष, सीमा शुल्क अधिकारी को बोला जाता है। सुनाध्यक्ष, कसाई खाना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको याद रखना। ठीक है। सुनाध्यक्ष किसे बोला गया? कसाई खाने को सुनाध्यक्ष बोला गया। मुद्राध्यक्ष जो पासपोर्ट संबंधी अधिकारी होते थे उनको बोला जाता था। विविता अध्यक्ष चारागाह के लिए बोला जाता था। संस्थाध्यक्ष किसे? बाजार के जो अधिकारी होते थे उनको संस्थाध्यक्ष बोला जाता था। ठीक है। और जो बंदनाराध्यक्ष किसको बोला जाता था? जो जेल अधिकारी होते थे उनको बोला जाता था दोस्तों। ठीक है। बंधनागार अध्यक्ष। ठीक है। क्या दोस्तों बोला जाता है? बंधनागार अध्यक्ष किसे बोला जाता था? जेल अधिकारियों को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अतिरिक्त देखते हैं। अब ये अधिकारियों की बात हो गई। अब हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो मौर्यकालीन प्रशासन में न्याय व्यवस्था कैसी थी और गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी। ठीक है। तो न्याय व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे कि न्याय व्यवस्था किस प्रकार थी। और तो सबसे पहले देखते हैं न्याय व्यवस्था के बारे में। और न्याय व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया था। अभी हम इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। एक तो बोलते थे धर्मस्थ स्थल और दूसरे को बोलते थे कंटक शोधन। क्या बोलते थे? कंटक शोधन। जो धर्मस्थ न्यायालय होते थे या आधुनिक दीवानी न्यायालय, कौन से न्यायालय दोस्तों? दीवानी न्यायालय को कहा जाता है। नहीं, सिविल कोर्ट को जो बोला जाता था वो धर्मस्थ न्यायालय बोला जाता था। इसमें सिविल कानून से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता था। और धर्मस्थली जो न्यायालय का जो प्रमुख न्यायाधीश होता था धर्मस्थ होता था, या इसे व्यवहारिक भी बोला जाता था। याद रखना आपको, क्या बोला था? व्यवहारिक भी बोला जाता था। ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो संख्या के बारे में आपको याद रखना, इनकी संख्या 3 होती थी। कितनी संख्या होती थी? 3। ठीक है, याद रखना। कंटक शोधन कौन होते दोस्तों? तो जो फौजदारी अदालत होते हैं, यह आधुनिक फौजदारी अदालत की तरह होते थे। ठीक है। क्रिमिनल, जो क्रिमिनल कोर्ट है उसकी तरह से होते थे। कौन? कंटक शोधन। ठीक है। इसमें फौजदारी कानून से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता था। कंटक शोधन न्यायालय का प्रमुख जो होता था दोस्तों, उसको क्या बोला जाता? प्रदेष्ट बोला जाता था। क्या बोला जाता? प्रदेष्ट। ठीक है, आपको याद रहेगा, प्रदेष्ट। ठीक है। तो ये हो गई न्याय व्यवस्था। अब हम पढ़ लेंगे दोस्तों गुप्तचर व्यवस्था, यानी उस समय गुप्तचर व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। गुप्तचर व्यवस्था को भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते थे संस्था, एक को कहते थे संचार। ठीक है, संस्था और संचार। तो मौर्य काल में दोस्तों अगर गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था दोस्तों, उसे महामात्य सर्प बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता? महामात्य सर्प। ठीक है, गुप्तचर जो विभाग का प्रधान, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए आपको याद रखना, महामात्य सर्प। क्या बोला गया? महामात्य सर्प। ठीक है, प्रधान अधिकारी को क्या बोला? महामात्य सर्प। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया? गूढ़ पुरुष भी बोला गया। तो दोस्तों याद रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गूढ़ पुरुष किसे बोला गया है? तो गूढ़ पुरुष बोला गया किसे? गुप्तचर। जो गुप्तचर होते थे उनको गूढ़ पुरुष बोला गया। चूंकि क्या होता था? गुप्तचर गूढ़ लेख यानी कूट लेख का प्रयोग करते थे। जब अपनी बातों को वो दूसरे तक पहुंचाते थे, अपने गुप्तचर अपने राजाओं के पास में या अपने मंत्रियों के पास में पहुंचाते थे, तो वो जो भाषा का यूज करते थे वो कूट भाषा का यूज करते थे। यानी केवल जिनमें वो आदान प्रदान करना है उन्हीं को ये जानकारी होती थी, इसीलिए इनको गूढ़ पुरुष भी बोला जाता था। ठीक है। और गुप्तचारी यानी गुप्तचारी के लिए पुरुष एवं स्त्री दोनों को संयुक्त रूप से नियुक्त किया जाता था। ठीक है। गुप्तचर के दो प्रकार होते थे, एक संस्था व दूसरा कौन सा होता था? एक संस्था, एक संचार, है ना। संस्था क्या होता था? तो संस्था में एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर होते थे, जो एक ही स्थान पर रहते थे और एक स्थान पर रहकर क्या करते थे? अपनी सूचना भेजा करते थे। राजकर्मियों के शौक या भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए अधिकतर इन संस्थाओं का, इन गुप्तचरों का यूज किया जाता था। ठीक है। अब दूसरा क्या है? संचार यानी घूमने वाले गुप्तचर। इनका क्या काम होता था? मुख्य काम इनका होता है घूम घूम कर सूचना एकत्र करना और उसे राजा तक, अपने राजा तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये दोनों के काम होते दोस्तों। तो हम आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से दोस्तों। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि जो मौर्यकालीन कर व्यवस्था कैसी थी,
कृषि व्यवस्था कैसी थी, कितने भागों में बांटा गया है, या मुद्राएं कौन कौन सी चल रही थी। तो मुद्राओं से काफ़ी क्वेश्चन आया, तीनों चीज़ों को पढ़ लेंगे हम, ठीक है, तीनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको समझना है दोस्तों ध्यान से, कर व्यवस्था के बारे में पढ़ना। सबसे पहले जो कर आता है दोस्तों, दुर्ग कर आता है। दुर्ग कर किसे लिया जाता था, तो दुर्ग कर लिया था दोस्तों मंदिरालय से, यानी जो मदिरालय होता था, मदिरा समझ रहे हो ना, जो शराब खाना होता था, जो ठेके होते थे, वहाँ से ये कर लिया जाता था दुर्ग कर, ठीक है। कारागार कर, कारागार जहाँ पर होते थे वहाँ से लिया जाता था, और इसके अतिरिक्त जो भी मंदिर हुआ करते थे वहाँ पर भी, वहाँ से दोस्तों दुर्ग कर लिए जाते थे, ठीक है। दूसरा कर होता था राष्ट्र कर। कौन सा कर, राष्ट्र कर। इसका काम क्या होता है, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता, तो जो वणिक वर्ग थे वहाँ से मिलता था ये कर, और जो नाव कर था, पत्तन कर था, चारागाह कर था, सड़क कर था, वहाँ से जो आय प्राप्त होती थी उसे राष्ट्र कर बोला जाता था, ठीक है। एक होता था सीता कर। सीता कर इससे पहले हम बता ही चुके हैं दोस्तों। सीता कर क्या था, जो कृषि से संबंधित था। तो जो राजकीय भूमि होती थी, जो राजकीय भूमि होती थी वहाँ से जो लगान लगाया जाता था उसे दोस्तों सीता कर बोला जाता था, है ना। भाग कर की बात की जाए तो निजी भूमियाँ जिनके पास में होती थी, निजी भूमियों से जो राजस्व मिलता था उसे भाग कर के रूप में संग्रहित किया जाता था, ठीक है। तीसरा होता था तो बलि, बलि कर, है ना, आपने सुना होगा, इससे पहले भी आपने वैदिक काल में बलि के बारे में सुना होगा। तो जो बलि कर हुआ था तो दोस्तों जो धार्मिक भेंटों के रूप में लिया जाने वाला जो कर था वो बलि था दोस्तों। अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित इस कर का भी वर्णन किया गया है। पिंड कर क्या होता था, तो पिंड कर में बताया गया कि जो गांव पर जो सामूहिक रूप से कर लगाया जाता था, जो गांव पर सामूहिक रूप से जो कर लगाया था वो पिंड कर कहलाता था। और जो पथिकर होता था, पथिकर क्या होता था, ये भी जो गांव से वसूल किया जाता था, जो संपन्न लोग होते थे उनसे ये कर वसूल किया जाता था, ठीक है। सेना भक्तम क्या था, तो सेना भक्तम जो कर था दोस्तों, वो जिस स्थान से सेना गुजरती थी, सेना गुजरती थी तो वहाँ पर काफ़ी उनको रुकना होता था, या उनके खर्चे के लिए, सेना के खर्चे के लिए जिस क्षेत्र से गुजरते थे वहाँ आसपास के स्थानों से कर लिया जाता था वहाँ के निवासियों को, उससे बोलते थे सेना भक्तम कर। जिससे कि सेना, क्योंकि लाखों की तादाद में सेना होती थी, लाखों लोग होते थे, तो उनका जो राशन पानी होता था, उनके लिए खाद्य जो सामग्री होती थी साथ में लेकर इतना नहीं चलते थे, तो उसकी व्यवस्था करने के लिए उस क्षेत्र से पहले ही अनुमान लगा लिया जाता था और वहीं से कर के रूप में अनाज या धन एकत्रित किया जाता था, ठीक है। तो कर प्रणाली भी हम आशा करते समझ में आ गई हो। अब हम बात करेंगे कृषि की। तो कृषि की बात करेंगे। कृषि उस समय देखा जाए, कृषि की बात की जाए तो दो प्रकार की भूमियाँ थी उस समय। एक तो भूमि थी राजकीय भूमि, जो राजा के अधीन रहती थी, दूसरी थी निजी भूमि, है ना। दो प्रकार की भूमियाँ थी। तो जो राजकीय भूमि थी पहली वाली, राजकीय भूमि को सीता भूमि बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सीता भूमि। तथा इसकी देखरेख कौन करता था, सीता अध्यक्ष। इससे पहले बात कर चुके हैं, सीता अध्यक्ष क्या करता था, इसकी देखरेख करता था। और इस जो राजकीय भूमि में क्या किया जाता था, जो कैदी होते थे, कैदियों की मदद से इसमें क्या किया था, जुताई तथा बुआई कराई जाती थी। राज्य कुछ जमीन बटाई पर भी किसानों को इसमें से दे देता था। ऐसे किसान जो कृषक होते थे दोस्तों, वो क्या करते थे, यदि बैल, बीज, कृषि उपकरण की खेती करता था तो उसकी उपज का 1/2 यानी 50%, यानी आधा, है ना। अभी आज भी आप देख रहे होंगे जहाँ पर जो खेतों को बटाई देता है तो लगभग 50% क्या करता है वो, नहीं बटाई देता तो आधी वो ले लेता है। तो उसी प्रकार से व्यवस्था पहले भी थी, है ना। अगर कोई भी राजकीय भूमि लेता था तो उसमें उसको 50% मिलता था, और उसके पश्चात में अगर सरकार के द्वारा इस जो बीज हुए, खाद हुए, इनको अगर मुहैया कराया जाता था तो उसके स्थान पर कितना हो जाता था, 2/3 भाग हो जाता था सरकार का, है ना, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहे थे, अभी हम राजकीय भूमि की बात कर रहे थे, जो कि अभी जिस प्रकार से व्यवस्था चल रही उसी प्रकार से व्यवस्था थी कब, प्राचीन कालीन इतिहास में, यानी मौर्यकालीन समाज में, ठीक है। निजी भूमि की बात करेंगे अगर, तो मौर्य काल में अगर हम निजी भूमि की बात करेंगे तो मौर्य काल में गृहपतियों तथा अन्य किसानों की जो निजी भूमि होती थी वहाँ पर सामान्यतः उपज का 1/6 भाग लगान के रूप में लिया जाता था, ठीक है। और अर्थशास्त्र में इसके स्वामी को क्षेत्रक बोला गया। क्या बोला गया दोस्तों, याद रखना, क्षेत्रक, ठीक है, क्षेत्रक बोला गया है। तथा काश्तकार को क्या बोला गया,
उपवास बोला गया। ठीक है, जो इसका काश्तकार होता था उसको क्या बोला गया, उपवास बोला गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना निजी और राजकीय भूमि के लिए। अब हम बात करेंगे मुद्रा के बारे में। मुद्राओं की अगर बात करेंगे तो 3 प्रकार की मुद्राएं उस समय चलती थी। एक तो होता था स्वर्ण मुद्राएं, सोने की बनी जो मुद्राएं होती थी उनको स्वर्ण मुद्राएं बोला जाता है। और एक होता था करसापण, करसापण को पण भी बोला जाता है। और ये चांदी के सिक्के होते थे। और काकड़ी चलता था। काकड़ी क्या होता था, तांबे के सिक्कों को दोस्तों काकड़ी कहते थे। तो सोने के सिक्के चलते थे, करसापण चलता था। आपको याद होगा जब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने 1000 करसापण देकर खरीदा था, है ना। तो कौन से करसापण थे दोस्तों, चांदी के सिक्के थे। तो सोने के सिक्के चलते थे और चांदी के सिक्के चलते थे तथा तांबे के सिक्के चलते थे, है ना। तो ये थी क्या, मुद्रा प्रणाली मौर्यकालीन समाज की। तो दोस्तों अब इसके पश्चात भी हम देख लेंगे मौर्यकालीन जो समाज था कितने वर्गों में विभाजित था। ठीक है, तो मौर्यकालीन अगर समाज की बात करेंगे तो मौर्यकालीन समाज भी दोस्तों 4 वर्गों में विभाजित था। एक तो जो ब्राह्मण वर्ग था, एक क्षत्रिय वर्ग था, वैश्य वर्ग था और शूद्र वर्ग था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि जो शूद्र की स्थिति थी वो दोस्तों अच्छी थी। शूद्र की स्थिति अच्छी थी। वो क्या करते थे, वैश्य के कार्यों को वो करते थे, यानी उनकी वैश्यों के कार्यों में क्या करते थे, सहायता देते थे। और वैश्य के कार्य के समतुल्य वो काम करने लगे थे। कौन, ये शूद्र। मौर्यकालीन में अगर शूद्रों की बात की जाए तो इनकी स्थिति में परिवर्तन आया। और ये क्या करते, वैश्य वैश्य के सहायक के रूप में क्या करते थे, काम करते थे। और कौटिल्य ने इनको नाम भी दिया है, आर्य शूद्र कहकर पुकारा है। क्या कहा है दोस्तों, आर्य शूद्र कहकर पुकारा है किनको, शूद्रों को। ठीक है, तो ये मौर्यकालीन समाज थी। और इसके पश्चात में दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक के लिए दोस्तों कीजिए इंतज़ार। इसके पश्चात में मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन जो शासन व्यवस्था है इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन का एक वीडियो आपके पास में और आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो वीडियो। क्योंकि आपने जो भी पढ़ाई की है अभी तक मौर्यकालीन समाज में, चाहे वो चंद्रगुप्त हों या बिंदुसार हों, अशोक के बारे में या अशोक के साम्राज्य के बारे में, इन सभी में जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे, जिसमें हम MCQ टाइप क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो वो वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और लोगों की सहायता करते रहिए। धन्यवाद।